बादलों पर जादुई सोने की बैंगन की खेती। बहुत बरस पहले ही सोना की मां रेवा की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। ऐसे में कच्ची उम्र में ही 9 साल की नन्ही सोना के कंधे चूल्हे चौके के बोझ तले दब गए। उसका पिता हरिया के हाथों में खेती बाड़ी की कला कूट कूट कर भरी हुई थी। वह लोगों के खेतों में बटाईदार के तौर पर खेती करके 2 वक्त की भूख का बंदोबस्त कर पाता था। कई साल बीत चुके थे। सोना अब 17 साल की हो चुकी थी। देर रात वह ओट पर बैठी हरिया के लौटने की बाट जोह रही थी। अंधेरा घिराया, अब तक बाबूजी घर नहीं आए। कहीं इस जाड़े के पुरवाई बयार में उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। अचानक सोना की नजर ठंड में ठिठुरते हुए चले आ रहे हरिया पर जाती है। अरे सोना बिटिया, इतनी सर्दी में तू बाहर काहे बैठी है? आपकी राह देख रही थी बाबूजी। फिर सोना अपने पिता को खाना परोसती है। तभी अपने पिता के चेहरे पर चिंता की उभरी शिकंज देखकर सोना पूछती है, क्या बात है बाबूजी? मैं देख रही हूँ आप भीतर ही भीतर किसी चिंता में घुले जा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं बिटिया, बस थोड़ा थक गया हूँ। हरिया आधा अधूरा खाना खाकर थाली से उठकर बिछौना धर लेता है। सोना भी सो जाती है। तभी देर रात जाग रहा हरिया हताश मन से कहता है, अब मैं तुझे कैसे बताऊं मेरी बच्ची कि तेरे गरीब बाबूजी के कंधे सूदखोर सूबेदारों के कर्ज तले दब गए हैं। बरस भर के भीतर तू 18 बरस की हो जाएगी। ऐसे में कैसे करूंगा तेरा ब्याह? बेटी के जवान होने की खबर घर से पहले जग जान जाता है। सारी रात हरिया की आंखों से बहते आंसू बिछौने को भिगो रहे होते हैं। गरीबी की गहराई उसे इस कदर जकड़ती है कि उस रात वह मौत के फाटक के पार पहुंच जाता है। अगली सुबह, बाबूजी उठिए, सुबह हो गई है। बाबूजी उठिए ना, बाबूजी। इस तरह पिता की मौत के बाद सोना एकदम अकेली हो जाती है। 2 दिन बीत चुके थे। एक रोज काले गहरे बादलों का काफिला गांव में घिराता है, जिसके साथ बरसात के साथ सुंदर सी परी सोना के घर के बाहर नाच रही होती है। तभी सोना की सिसकियां सुनकर वह खिड़की से भीतर झांकती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सब्र का बांध अब साथ छोड़ रहा है, मगर मैं क्या खाऊं? अनाज के खत्ते तो एकदम खाली है। ऐसे में मेरे पास पाव भर आटे दाल का पैसा भी नहीं। सोना को फूट फूट कर रोता देखकर परी उसके पास आकर बोलती है, सोना तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? पहले तो परी को देखकर सोना अचकची रह जाती है और फिर कहती है, मेरी माँ बाबूजी तो मिट्टी में मिल गए। मेरे बाबा किसानी किया करते थे। बावजूद इसके हमारे पास गांव में गज भर जमीन भी नहीं। न मेरे पास खाने को दाना पानी है, न घर भाड़ा देने को एक खोटा सिक्का। चिंता ना करो सोना, चलो मेरे साथ। जैसे ही परी अपनी जादुई छड़ी सोना पर घुमाती है, सोना उड़ने लगती है, जिसके बाद वह परी के साथ हवा में बढ़ने लगती है। तभी परी को एक किसान खेत में बैंगन के बीज बोता दिखाई पड़ता है। परी अपनी जादुई छड़ी से बीजों की पोटली खींचकर चल पड़ती है। परी रानी, हम कहाँ जा रहे हैं? बादलों की पार, जहाँ करेंगे हम जादुई सुनहरे बैंगन की खेती। युप्पी! कुछ ही पलों में परी सोना को लेकर बादल पर पहुंच जाती है। परी रानी, अब मुझे क्या करना होगा? सोना, तुम्हें इन बैंगन के बीजों को हर एक बादल में बोना है, फिर देखना जिन्नी का जादू। परी के कहे अनुसार सोना हर एक बादलों में बैंगन के बीजों की बुआई करने लगती है, जिसके बाद परी बादल पर अपनी जादुई छड़ी घुमा देती है। देखते ही देखते बीज अंकुर बनकर फूट पड़ते हैं। ये क्या था? जब हम धरती में बीज बोते हैं तो अंकुर फूटने में 1 सप्ताह का समय खिंच जाता है और बैंगन का पेड़ बनने में तो महीनों का पड़ाव पार हो जाता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं। सोना, जैसे ही सूरज बादलों में छुपेगा, उसकी सुनहरी किरण से यह बैंगन के पौधे बड़े पेड़ में बदल जाएंगे और इनके प्रत्येक डालियों पर सोने के बैंगन के गुच्छे उगाएंगे। थोड़ी देर में सूरज ढलकर बादलों में घुल मिल जाता है, जिसके साथ सभी नन्हे पौधे बड़े बैंगन के पेड़ में बदल जाते हैं और हर एक ढाल में चमचमाते बैंगन उग जाते हैं। आगे बढ़ो सोना, और अंधेरा गिरने से पहले इन जादुई सोने के बैंगन को तोड़ लो, वरना ये जादुई सुनहरे बैंगन गांच के साथ गायब हो जाएंगे।
सोना सारे सोने के बैंगन तोड़कर परी के दिए टोकरी में भर लेती है, जिसके बाद परी उसे रात के अंधेरे में घर पहुंचा देती है। अच्छा सोना, मैं जाती हूँ। एक बात याद रहे, ये सारे सोने के बैंगन मत बेचना, एक हमेशा अपने पास रखना, ताकि मैं इस बैंगन से बादलों के पार से तुम्हारी आवाज सुन सकूं। अगली सुबह सोना एक सुनहरा बैंगन बचाकर सारे सोने के बैंगन बेचकर अपने खाने के लिए खूब सारे अनाज खरीद लेती है। उस रात सोना भरपेट खाना खाकर मजे की नींद सोती है। धीरे धीरे सारा अनाज खाली हो जाने पर सोना परी को पुकारती है। परी ने कहा था इस जादुई बैंगन की आवाज बादलों के पार जाएगी। परी रानी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इतने में परी सोना के सामने प्रकट होकर कहती है, कहो क्या हुआ सोना? परी रानी, मुझे और जादुई बैंगन चाहिए, क्योंकि मेरे अनाज के खत्ते खाली हो चुके हैं और घर के ऊपर ये जो छप्पर की छत चढ़ी है, जो सावन भादों में कहर ढाती है, इसकी कच्ची दीवार भी कब ढह जाए इसकी कोई आशा नहीं, इसलिए मैं इसे भी बदलना चाहती हूँ। सोना की मदद के लिए परी उसे दोबारा बादलों पर लाती है। ये लो सोना, इन बैंगन के बीजों को प्रत्येक बादलों में बो दो, ताकि हम नए सिरे से खेती करें। सोना सतर्कता से हर एक बादलों में बैंगन के बीजों की बुआई करती है, जिसके बाद परी जिन्नी के जादू से उनमें से अंकुर फूटकर बारीक पौधे में बदल जाते हैं और सूरज की सुनहरी किरण बादलों में छिपने के साथ वह बड़े पेड़ में बदलकर सैकड़ों सोने के चमचमाते बैंगन से लद जाते हैं। जिन्नी परी, इस जादुई बैंगन की खेती को खुमारी देखकर ही मेरा चेहरा खिल उठता है। ये इतना अद्भुत जो है, बैंगन से लेकर शाखा और सिरे तक सोने के जो हैं। जाओ सोना, जल्दी से इन जादुई बैंगन की खेती से अपनी जरूरतें पूरी करो। सोना झटपट से सारे बैंगन तोड़कर उन्हें टोकरी में रख लेती है, जिसके बाद परी उसे रात में गांव में छोड़ आती है। अगली सुबह सोना वह बैंगन को छोड़कर बाकी सभी सोने के बैंगन सुनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले में उसे बड़ी रकम मिलती है। मगर बदकिस्मती से पौ फटते ही जेठालाल उसका किवाड़ पीटता हुआ कहता है, अरे ओ कर्जखोर की बेटी, कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। जेठालाल जी, आप यहाँ? हाँ मैं। जल्दी से उठा अपनी गठरी और पकड़ ले दूजी डगरी, क्योंकि तेरे बाप हरिया ने मेरे पास इस घर को गिरवी रखकर 1 लाख रुपए नकद लिया था। अब ये जमीन मैं जब्त करूंगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। सोना ने बादलों पर जितनी जादुई बैंगन की खेती की थी, उसके सारे पैसे वह जेठालाल को देकर अपने घर को दाव पर लगने से बचा लेती है और एक बार फिर परी को पुकारती है। जिन्नी परी, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर परी प्रकट होती है। सोना उसे सब कुछ बताती है, तभी उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। जिन्नी परी, ये घर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, यहाँ मेरा बचपन बीता है। माँ बाबूजी संग बीती वो बेशकीमती यादें भी कभी धुंधली नहीं होंगी। सोना, तुम्हारे पास यह तीसरा और अंतिम मौका है। आज तुम बादलों पर आखिरी बार जादुई सोने के बैंगन की खेती कर सकोगी। चलो। थोड़ी ही देर में वह बादलों पर आते हैं। सोना परी के द्वारा दिए बैंगन के बीज दूर दूर तक दिख रहे बादलों में बो देती है, जिससे अंकुर फूटकर पौधे निकल आते हैं और सूरज के बादलों में छिपते ही जादुई बैंगन की खेती उपन पड़ती है। हर एक बैंगन के गाछ में बहुतायत सोने के बैंगन के गुच्छे लद जाते हैं, जिसे देखकर गरीब सोना की आंखें चमक उठती हैं और वह उन्हें लेकर गाँव लौट आती है, जिसे न सिर्फ वह सुंदर घर की नींव धरती है, बल्कि गांव में कई बीघा जमीन खरीदकर बैंगन की खेती करके एक समृद्ध किसान की छवि बना लेती है। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया कि तुझे ही घर से बेघर कर दिया, तेरे साथ छल कपट किया और इन सब का आखिर मुझे सजा मिल ही गई। भाई मुझे एक मौका दे दे, हम साथ मिलकर खुश रहेंगे। आखिर आपकी आंखों से पैसों की पट्टी उतर ही गई। देखा भाई, अपना खून अपना होता है। जो अपने भाई पर विश्वास नहीं करता, उसे दूसरों से दगाबाजी ही मिलती है। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत बुरा किया, और वो भी सर्दी में तेरे साथ। ऐसा किया मैंने, मैं बहुत बुरा भाई हूँ। आखिर दोनों भाइयों में किस बात की कड़वाहट थी जिससे विराट ने अपने भाई से माफी मांगी? आखिर उसे किस चीज की दगाबाजी मिली थी? पूरी बात जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां विराट अपने छोटे भाई घनश्याम के साथ एक ही छत के नीचे बड़े प्यार से रह रहा था। पर कुछ समय बाद उनके पिता रविंद्र की चलती बीमारी के कारण अचानक मौत हो गई। दोनों भाई और जमीन जायदाद सब तितर बितर हो गए थे।
तभी रविंद्र का बड़ा भाई नरेंद्र आता है और दोनों भाई अपने ताऊ के गले से लिपटकर रोने लगते हैं। बस बस बच्चे, रोने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं भी तो तुम्हारे पिता समान ही हूं ना। हाँ ताऊ जी, अब आप ही बताइए, हम कैसे रहेंगे पिताजी के बिना? उनके खेत और जमीन को कौन देखेगा? हाँ ताऊ जी, बड़े भैया सही कह रहे हैं। वो होते तो हम दोनों भाई मिलकर खेत को संभाल लिया करते थे, पर अब कैसे देख रेख होगी? अरे तुम दोनों भाई चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। देखो रविंदर के दो दो खेत थे, एक जो बहुत उपजाऊ था, दूसरा सूखा पड़ा था। अब उस सूखे वाले खेत को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो विराट बेटा, उपजाऊ खेत को ही संभाल कर उसके अनाज को बेचो, और घनश्याम बेटा तू सूखे खेत को देख ले, मेहनत कर। देखना एक दिन जरूर उसमें अनाज उगेंगे, और तू छोटा है तो तुझे खेती करनी भी आ जाएगी इस बहाने। ठीक है ताऊ जी, आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। इतना सब कहकर नरेंद्र चला जाता है। फिर अगले दिन भी आकर नरेंद्र अकेले में विराट को खूब भड़का देता है। तभी वह बोलता है, हाँ ताऊ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कल को मेरी शादी होगी, बीबी बच्चे होंगे, तो कम से कम मेरे पास खेत तो रहेगा। बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे बता दिया। अरे बताऊंगा तो मैं तुझे सही वक्त आने पर। क्या सोच रहा है बेटा, तू इस खेत को संभाल लेगा ना? हाँ ताऊ जी, ये खेत मेरा है और मैं इस पर अच्छे से काम करूंगा। ठीक है। और हाँ बेटा, इस खेत पर कब्जा करके रखना। अपने भाई को जरा सा भी हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। जी ताऊ जी। ऐसा कहकर नरेंद्र विराट को उसके छोटे भाई के खिलाफ भड़का देता है और घनश्याम को सूखा खेत संभालने के लिए दे देता है। घनश्याम बहुत भोला और बड़ों का आदर सम्मान करने वाला था, इसलिए नरेंद्र या विराट जो भी उससे कहते वो सब कुछ सुन लिया करता था। फिर घनश्याम ने मूंगफली की खेती की, मगर 2 महीने में वहाँ कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वक्त बीतता है, नरेंद्र बीच बीच में आकर विराट को भड़का दिया करता था और एक दिन विराट खाना खाते हुए घनश्याम से कहता है, अगर मुझे इस घर पर कब्जा करना है तो मुझे घनश्याम को यहाँ से निकालना होगा। घनश्याम, ओ घनश्याम, बस बहुत हो गया, अब तो इस घर में नहीं रह सकता। पर भैया क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तो कोई गलती कर ना दे, इसलिए मैं तुझे घर से आज निकाल रहा हूँ। तू कहीं भी रहे, पर इस घर में नहीं रहेगा। अब से ये घर मेरा है और ये मेरा हिस्सा है। भाई, मुझे घर से दूर क्यों कर रहे हो? यहाँ तो पिताजी की यादें बसी हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। तू इस घर को छोड़कर चला जा, आज और अभी। ठीक है भैया, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा कहकर घनश्याम अपना थोड़ा बहुत सामान बांधकर घर से चला जाता है और कहता है, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? ऐसी हल्की ठंड में मैं कहाँ रहूँ? नवंबर का महीना लग गया है। ऐसा करता हूँ, अपने खेत में चला जाता हूँ। उसके अलावा मेरे पास और कुछ है भी नहीं। वहीं सो जाऊंगा, और वहाँ तो पिताजी की समाधि भी है। कम से कम एहसास तो होगा मुझे कि पिताजी मेरे साथ हैं। ये कहकर घनश्याम अपने खेत में जाकर खटिया डालकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगले दिन वो उठता है और कहता है, पता नहीं इस खेत में कभी मूंगफली की खेती होगी भी या नहीं, लेकिन मैं एक बार और मेहनत कर लेता हूँ। अगर ये खेत मूंगफली देने लगेगा तो उससे मैं थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा। पहले की तरह वह उस मूंगफली के खेत को उपजाने की सारी कोशिश करता है, ख्याल रखता, मगर कुछ नहीं होता। फिर 1 हफ्ते बाद अचानक से उसके खेत में बहुत सारे मूंगफली के पौधे उग जाते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है। भला ये चमत्कार कैसे हुआ? आज तक तो कभी इस खेत में इतनी मेहनत करने पर भी न एक फल उगा, न सब्जी, पिताजी के सामने भी नहीं। फिर अचानक से आज इतनी सारी मूंगफलियों के पौधे कैसे आ गए? चलो भगवान की कृपा से आखिर ये खेत भी हरियाली हो गया। ऐसा कहकर वो मूंगफली को इकट्ठा करता है। रात को जब वो सोता है तो उसे एक आवाज आती है, घनश्याम, घनश्याम, मेरे पास आओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? जरा जाकर देखता हूँ। इस आवाज के पीछे पीछे जाकर घनश्याम अपने पिता की समाधि के सामने खड़ा हो जाता है। तभी उस समाधि में से उसके पिता की आत्मा निकल कर आती है। घनश्याम बेटा, ये सब मैंने तेरे लिए किया है।
इन लोगों ने इस खेत की कोई कीमत नहीं समझी, लेकिन अब तू इससे अपना पालन पोषण कर सकता है। तेरे भाई और तेरे ताऊ ने तुझे मिलकर धोखा दिया है। तू ना समझ है और उसी का फायदा उठाकर इन्होंने तुझे बंजर जमीन दे दी। ये बंजर जमीन कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसे जादुई खेत में तब्दील कर दिया। अब बेटा आगे तुझे ही अपना ख्याल रखना है, मैं तो हूं नहीं। और हाँ, तू जितनी भर भी इस मूंगफली को खेत से निकालेगा ये उतनी ही बढ़ जाएंगी। तुझे कभी खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन विराट को अपनी गलती का एहसास होगा। ये कहते ही उसका पिता वापस समाधि में चला जाता है। इतना सब कुछ हो गया, पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इन मूंगफलियों को बेचकर अपना पेट पाल लूंगा। ऐसा कहकर वो सो जाता है और अगले दिन उन लोगों को ऊंचे ऊंचे दाम में बेचने लगता है, जिससे वह बहुत पैसा कमाता है। इस तरह से महीने भर वह जादुई मूंगफलियों से बहुत मुनाफा कमाता है। फिर कहीं से नरेंद्र और विराट को ये भनक पड़ जाती है कि घनश्याम के बंजर खेत में मूंगफली की बहार आ गई है। वो ये बात बताने अपने ताऊ के पास जाता है। ताऊ, आपने देखा घनश्याम पता नहीं कैसे उस बंजर खेत में मूंगफलियां उगाने लग गया। खैर हमें क्या, वैसे भी मेरे पास तो खेत है ही अपना। अरे कौन सा खेत बेटा? जिस खेत की तुम बात कर रहे हो उस पर तो मेरा कब्जा है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ताऊ, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने ही तो बोला था कि उस पर अपना कब्जा जमा कर रखो, मेरा खेत है। वो सब तो मैंने अपने लिए किया था, ताकि मैं तुझसे वो खेत छीन सकूं। अब मुझे तेरा भी कोई काम नहीं है। जैसे तूने अपने भाई को धोखा दिया, वैसे ही मैंने तुझे धोखा दे दिया। चल निकल अब यहाँ से। विराट अपने ताऊ के सामने बहुत गिड़गिड़ा आता है, लेकिन उसे धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिर वह रो धोकर घनश्याम के पास पहुंचता है और उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है, घनश्याम, मेरे भाई मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसी का शायद आज मुझे सिला मिला है। क्या मतलब भाई, आपकी ये हालत ये कैसे हो गई? आपके पास तो खेत है ना, जिसका आप मुनाफा उठा रहे हो। नहीं मेरे भाई, वो खेत मेरे पास था, अब ताऊ जी ने उस पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने मुझे तेरे खिलाफ भड़काया और मुझसे खेत छीन लिया। ये षड्यंत्र वो बहुत समय से रच रहे थे और आज मुझे मालूम हुआ मैं तेरा गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। कोई बात नहीं भैया, मेरे सामने माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। हम दोनों है ना, पिताजी के आशीर्वाद से इस जादुई मूंगफली के साथ खेत से हम बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपको माफ कर दिया। इस तरह दोनों भाई उस मूंगफली के खेत को मिलकर संभालते हैं, उसे बाजार में ऊंची कीमतों में बेचते हैं और कुछ समय बाद शादी करके खुशी खुशी रहते हैं। शाम के वक्त सुरेंद्र अपने खेतों से मेहनत करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। जैसे वो घर पहुंचता है, वो अपने मुंह हाथ धोकर अपनी पत्नी शांता से कहता है, अरे शांता, शांता, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी से यहाँ पर आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो मुझे। शांता मायूसी के साथ आती है, जिसके बाद वो अपने पति सुरेंद्र से कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, दरअसल घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब बस ये थोड़े से चावल रखे थे तो इन्हें मैंने बना दिया। अब क्या बताऊं शांता, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। टमाटर की खेती करता तो जा रहा हूँ, इतना कर्जा लेकर मैंने टमाटर की खेती की तो है, लेकिन अगर खेती सही से नहीं हुई तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। अजी आप ऐसी बातें क्यों करते हो? खेती बाड़ी अच्छे से चलेगी और हमारे टमाटर बहुत अच्छे से बिकेंगे। आप बस अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दो। शांता तुम बहुत अच्छी हो, हर मुसीबत में मेरा साथ देती हो, फिर चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। अजी मेरी तारीफ करना छोड़िए और खाने पर ध्यान दीजिए। थोड़े से चावल हैं, दोनों मिलकर खा लेते हैं। शांता अपने पति सुरेंद्र के साथ चावल खाकर और एक गिलास पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुरेंद्र खेतों पर खेती बाड़ी करने के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद वो पूरे दिन खेती बाड़ी करके खूब मेहनत करता है। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इस बार टमाटर की फसल अच्छी हो गई तो सबसे पहले अपने घर का राशन डलवाऊंगा। कुछ दिनों में सुरेंद्र की खेती पूरी तरह होने ही वाली थी
एक दो दिन मेहनत करने के बाद सुरेंद्र एक दिन रात के समय अपनी पत्नी शांता से कहता है, अरे शांता, चिंता मत करो, अब की बार फसल जो उगेगी हम उसमें पूरे घर का राशन अच्छे से डलवा देंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात का डर है। हमारे गांव में एक हरिया नाम के किसान के खेत में बहुत बुरी तरह कीड़े लग गए, जिसकी वजह से उसकी सारी खेती खराब हो गई और सभी टमाटरों में कीड़े लग गए। अरे तुम इतना मत सोचो, हमने अपनी फसल पर पूरा ध्यान दिया है, हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र और शांता दोनों खाना खा पीकर सो जाते हैं। अगले ही दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुरेंद्र अपने खेतों में पहुंचता है, लेकिन अपने खेतों की हालत देखकर वो बहुत अचंभित रह जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मैंने इस खेती के ऊपर इतना कर्जा उठाया था ताकि मैं इस साल कुछ कमा पाऊं, लेकिन मेरी पूरी टमाटर की खेती में तो कीड़े लग गए। अरे अब मैं क्या करूं। बेचारा सुरेंद्र अपने खेतों में से बचे हुए टमाटर निकाल लेता है, जिससे उसकी एक टोकरी तो भर जाती है। सुरेंद्र उन टमाटर को वापस घर ले जाता है और घर ले जाकर अपने खेतों की हालत को बताता है। अजी, मैंने तो कहा ही था, आपने ही मेरी बात नहीं सुनी। अब हम कैसे करेंगे भला इतने से टमाटर में हमारा गुजारा, कैसे होगा ये? और अभी मुनीम जी का कर्जा भी तो देना है। तभी उनके घर मुनीम भी आ जाता है और कहता है, अरे भाई, खेती बाड़ी हो गई? हमारा कर्जा देना ही भूल गया है क्या? चल अब जल्दी से मेरे 2 लाख रुपए निकाल। देखो मुनीम जी, इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जल्दी तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। सुरेंद्र किसी तरह मुनीम को मना लेता है और उसे उसके घर भेज देता है, जिसके बाद बेचारा सुरेंद्र बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन वो उन टमाटरों को गांव में बेचने के लिए निकल जाता है। उसके टमाटर गांव में कोई भी नहीं खरीदता, जिसकी वजह से शाम को वो मायूस होकर वापस घर लौटने लगता है। सुरेंद्र रास्ते में चल रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है, अरे बेटा, मेरी मदद करो, मैं कुछ दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। आवाज सुनने के बाद सुरेंद्र की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो भूखी प्यासी सड़क के किनारे पड़ी होती है। अरे माँ जी, ये लो, मेरे पास तो बस ये टमाटर ही हैं, इन्हें खाकर अगर आपको थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है तो कर लो, वैसे भी मेरे टमाटर किसी ने भी नहीं खरीदे। सुरेंद्र बूढ़ी औरत को टमाटर देता है, जिसके बदले वो बूढ़ी औरत उसे 3 दाने देती है। आज की रात इन दानों को अपने खेत में जाकर बो देना, उसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बूढ़ी औरत की बात मानकर सुरेंद्र उन दानों को अपने खेत में जाकर बो देता है, जिसके बाद वो अपने घर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, जब सुरेंद्र अपने खेतों में आता है तो उसे उसके खेतों में सोने के टमाटर दिखाई पड़ते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के टमाटर, और वो भी मेरे खेतों में? अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। तभी वहां शांता भी पहुंच जाती है और इतने सारे सोने के टमाटर को देखकर हैरान होकर रह जाती है। अजी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? कहीं हम किसी और के खेत में तो नहीं आ गई? नहीं शांता, ये हमारा ही है, और देखो हमारे खेत में सोने के टमाटर हो गए हैं। अब हमारे सारे बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन वापस लौट आए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सुरेंद्र शांता को बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद शांता बहुत खुश होती है। वो दोनों मिलकर अपने खेत के सोने के टमाटर को सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाता है। सबसे पहले सुरेंद्र अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदता है और अपने घर में खाने पीने का पूरा राशन डलवा देता है। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास इतने सारे सोने के टमाटर हैं कि हमें अब किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। ये बात तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे खेत में सोने के टमाटर हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ उन टमाटर से कुछ गरीब लोगों की मदद भी कर देते हैं। हाँ शांता, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो मेरे साथ खेतों के सोने के टमाटर लेकर आते हैं। जैसे ही सुरेंद्र और शांता खेतों से सोने के टमाटर लेकर आते हैं, उनमें से एक टमाटर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर के बीज धरती पर निकल आते हैं
और उन सोने के टमाटरों के बीज से फिर से सोने के टमाटर उगते हैं। ये सब देखकर सुरेंद्र शांता से कहता है, अरे ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। देख रही हो, आज के बाद हमें कभी भी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सोने के टमाटर होने के साथ साथ जादुई टमाटर भी हैं। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जादुई सोने के टमाटर हैं। उस दिन के बाद से शांता और सुरेंद्र दोनों मिलकर सोने के जादुई टमाटरों की मदद से बहुत अमीर बन जाते हैं और गरीब लोगों की भी सहायता करते हैं, जिसके बाद वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूर दराज बसे हरिगंज गांव में हेमलता और सुप्रिया नाम की सास बहू का एक जोड़ा रहता था। वो दोनों खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर चलाया करती थी। लाख मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ खास कमाई नहीं लगती थी। आज वो दोपहर खेत में काम कर रही थी। इन सब्जियों की उपज को देखकर मेरा कलेजा फूले नहीं समा रहा। माँ जी, ये सारी सब्जियाँ हमारे जी तोड़ मेहनत का प्रतिफल हैं। बिना किसी खाद और उर्वरक के सहारे भी हमारी खेती कितनी फली फूली है। एक एक गुच्छे में कितने सारे बैंगन और सब्जियां लटकी हुई हैं। सब्जियां पूरे तौर से पककर तैयार हो चुकी हैं। इन्हें आज ही तोड़ना होगा। दोनों सास बहू सावधानी से सब्जियों को तोड़कर टोकरी में भरकर उन्हें जाकर मंडी के एक व्यापारी सुरेंद्र को दे आती हैं। ये लो हेमलता बहन, तुम्हारी सब्जियों का मोल। मंडी का व्यापारी सुरेंद्र अव्वल दर्जे का कंजूस इंसान था। वो उनके किफायती सब्जियों को थोक में खरीद कर ऊंची दर पर उनकी बिक्री किया करता था। अब ये बात सास बहू को समझ आने लगी थी। हमने इतनी उत्तम गुणवत्ता की सब्जियां उगाई थी, फिर भी उस मक्कार व्यापारी ने कितनी चालाक बातों से हमें चूना लगाया और हमारी सब्जियां सस्ते में खरीद ली। माँ जी, अब हम उससे अपनी सब्जियों का सौदा नहीं करेंगे। दोनों सास बहू सब्जियां उगाकर उन्हें खुद से बाजार में बेचने लगी थी। उनका पैतरा काम कर गया और उनकी आमदनी अठन्नी से कुछ हद ऊपर उठती है। उस जमा पूंजी से उन्होंने 1 एकड़ खेती की जमीन खरीद ली और कहने लगी, माँ जी, जेठ का महीना समाप्ति की ओर है, मानसून शुरू होने को है। अब हमें बरसाती फसल उगाना चाहिए। बहू, सब्जियां तो हम पूरे साल उगाते हैं, इस बार क्यों ना हम फलों की खेती पर जोर दें। माँ जी, आमतौर पर बरसात के मुख्य फल हैं जामुन और लीची। सभी किसान लीची की फसल पहले ही बो चुके हैं, इसीलिए हम जामुन की खेती करेंगे। लेकिन बहू, जामुन के पौधे को सयाने होने में बरस लगता है, तब तक हमारे पेट का गुजारा कैसे चलेगा। माँ जी, क्यों ना हम जमीन के आधे शोर में सब्जियों की बुआई कर दें और बचे हुए आधे भाग में जामुन की खेती करें। इसे जामुन के वृक्ष तैयार होने तक हम किसानों की रीढ़ की हड्डी टिकी रहेगी। दोनों जामुन की खेती को अंजाम देने के लिए कृषि विभाग से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद तय करती हैं। हमें जामुन की खेती को अंजाम देने के लिए CISH के उन्नत जामुन के पौधों को लगाना होगा। साथ ही कुछ वक्त पौधों के खाद पानी का भरपूर ध्यान देना होगा। जामुन की फसल तो बड़ी चुनौतीपूर्ण निकली। माँ जी, वो किसान ही क्या जिसने फसल में चुनौती न ली हो। अगर आज हम पौधा लगाएंगे तो कल इसका फल भी तो हम ही खाएंगे। अब दोनों सास बहू संग मिलकर हल चलाकर बंजर जमीन की जुताई करती हैं। जामुन की खेती के लायक मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब हमें एक खास योजना को ध्यान में रखना होगा। जामुन की भरपूर उपज के खातिर हमको 2 जामुन के पौधों के बीच 5 मीटर की दूरी का अंतराल रखना होगा, जिससे जब ये नन्ही पौधे पेड़ बने तो इनकी जड़ों को फैलाव मिले और अधिक जामुन उगे। दोनों सतर्कता से जामुन के पौधे लगाती हैं। वो प्रतिदिन उन पौधों में पानी देती, जिससे कि जामुन के पौधे तीव्रता से बढ़ने लगते हैं। 1 महीने में ही हमारे पौधों के कद में इतने इंच का इजाफा हुआ है। जामुन पौधों की अच्छी देखभाल के चलते उनके पौधे तकरीबन आधे वर्षों में परिपक्व होकर पेड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। माँ जी, वो देखिए, जामुन के वृक्ष में जामुन के गुच्छे बनने की शुरुआत हो चुकी है। इस बरसात में हमारे जामुन के पेड़ हमें कई गुना जामुन देंगे। देखते ही देखते मानसून का महीना परवान चढ़ने लगता है, जिसके साथ मूसलाधार बरसात प्रारंभ होती है। इस बरसात की फुहार को देख रही है बहू, ये पहली दफा है जब हमारे मन में कोई डर नहीं, क्योंकि ये बरसात हमारी कमाई का जरिया बनेगी। क्योंकि इस बरसात की बूंदें जामुन के पौधों की खातिर अमृत के जैसे हैं।
ये बरसात ही तो उनके शीघ्रता से पकने में सहायक बनती है। अगली भोर दोनों सास बहू टोकरी लेकर जामुन के खेत में आकर कहती हैं, कल की तूफानी बरसात के चलते जामुन के पेड़ का झुकाव नीचे की तरफ हो चुका है, इसीलिए हमें पेड़ की चढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। हम आसानी से जामुन तोड़ सकते हैं। वो पके हुए जामुन को गुच्छों से अलग करके उन्हें टोकरी में भरकर बाजार में बेचने पहुंचते हैं। आओ आओ भाई और बहनों, ले जाओ ताजे रसीले मीठे जामुन। स्वाद में लाजवाब, रंग से काला, जो चखे हम सास बहू के जामुन वो होगा किस्मत वाला। माँ जी, ऐसे तो कोई भी हमारे जामुन नहीं खरीदेगा। हमें जामुन की कीमत घटाकर बेचना चाहिए। जहां एक और बिनामल नाम का ठेले वाला ग्राहकों से जामुन की ऊंची कीमत वसूल रहा था, सास बहू के जामुन का घटा दर सुनकर सारे ग्राहक उसको घेर लेते हैं। अरे ये बाजार में मेरे जैसे जामुन का व्यापार शुरू करने वाला ये दो हंसों का जोड़ा कहाँ से फड़फड़ाता हुआ चला आया है। 100 का 1.5 किलो पेश है ताजे रसीले जामुन। खाओ और बरसात का लुत्फ उठाओ। सौदा तो एकदम ताजा है, फिर इतना सस्ता क्यों बेच रही हो इन जामुनों को? अरे भाई जी, आप सिर्फ आम खाने पर जोर दो, गुठलियाँ गिनने का काम हमारा है। हाँ ठीक है, फटाफट से 100 रुपए के जामुन तोल दो। जामुन की उत्तम गुणवत्ता के चलते कुछ ही पलों में उनके सारे जामुन सफाचट हो जाते हैं। तभी विनामल उन्हें घेर कर कहता है, देखो तुमने एकदम सेम धंधा खोला है, मगर मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है। सुना है तुम इन जामुन को अपने खेत से तोड़कर बेचती हो। कल से टोकरी भरकर जामुन मुझे भी दे दोगी। इसे तुम्हारे जामुन चूकर गिरेंगे भी नहीं और तुम्हारे पास कुछ राशि भी आ जाएगी। दोनों सास बहू बिनामल की बात में हामी भरती हैं और घर आकर कहती हैं, पहले ही दिन हमें जामुन बेचकर अच्छी खासी कमाई हुई है। अभी तो पूरा बरसात बचा हुआ है और अब प्रतिदिन बिनामल भी हमसे जामुन खरीदेगा। वो सवेरे तड़के उठकर घर का काम धाम निपटाकर जामुन के खेत पहुंचकर जामुन तोड़कर उन्हें बेचने के लिए फिर से बाजार पहुंचती हैं। जामुन ले लो, ताजे रसीले मीठे काले जामुन, जामुन ले लो। अच्छा तो तुम ही हो वो जामुन बेचने वाली सास बहू? माफी चाहूंगी, आपको पहचाना नहीं। अरे हम झबुआ की मुंह बोली भौजाई हैं। वो कल तुमसे 1.5 किलो जामुन खरीद ले गया था, तब से जामुन का बखान करते थक नहीं रहा। जरा हम भी तो चखें तुम्हारे जामुन। वो जामुन की ढेरी में से जामुन उठाकर एक जामुन चखकर कहती है, क्या बात है, तुम्हारे जामुन तो पूरी तरह से गूदे से भरपूर हैं। मिठास में तो एकदम अमृत है। दाम भी इतना कम, कहाँ से खरीद लाती हो ये जामुन? ये जामुन खरीद कर नहीं, बल्कि हम सास बहू के खेत से आए हैं। हमने मिलकर उगाए हैं ये जामुन। अरे वाह, खेती में तो तुम दोनों सास बहू ने निपुण तबके के किसानों को भी पीछे छोड़ डाला। खेती के साथ फल बेचने का भी अच्छी समझ है आप में, वरना तो एक ये बिनमल है। ससुरा अब तक यही हर साल पूरे बाजार में जामुन का ठेले लगाने वाला इकलौता व्यापार था। शुक्र है जो अब आप दोनों सास बहू आ गई। एक तो ये कच्चे कसैले जामुन बेचता है और उसकी कीमत तो गला काट रखता है। खैर, जल्दी से 2 किलो जामुन तोल दो। एक के बाद एक ग्राहक उनके जामुन खरीदने के लिए दुकान पर जमावाड़ा लगा रहे थे। एक वो दौर था माँ जी, जब हमने साथ मिलकर ताउम्र सब्जियां उगाई। उसे सिर्फ घर की दाल रोटी मुश्किल से चल पाती थी, मगर इस जामुन की खेती और बिक्री ने हमारी गरीबी का तख्ता पलट करके रख दिया। हर दिन के साथ उनकी जामुन की बिक्री बढ़ती जा रही थी, कमाई भी खूब हो रही थी। पूरी बरसात उन्होंने जामुन बेचकर पैसे जोड़े, जिसका उन्होंने सदुपयोग करके एक मजबूत टिकाऊ घर का ढांचा बनाया। अब हेमलता और सुप्रिया की काया एकदम नई पहचान में बदल चुकी थी। वो अमीर हो चुकी थी, जिसका सारा श्रेय उनके जामुन की खेती पर आश्रित था। पांचों पति अपनी पत्नी के साथ सुनसान जगह पर बहस कर रहे थे। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो लड़की यहाँ आ जाएगी तो अच्छा ही होगा सब। आपको एक बार की बात समझ नहीं आ रही क्या? मुझे ये मंजूर नहीं। मुझे क्या, मेरी चारों बहनों को ही मंजूर नहीं है। देखो भाभी, अब भी कह रहा हूँ, संभल जाओ। हमें एक एक करके पांचों बहनों को यही बात समझाएंगे। नहीं, एक ही बारी में समझ जाओ, वही बहुत है। आपने हम पांचों बहनों को क्या समझ रखा है कि आप पांचों भाई जो बोलेंगे हम वो करेंगे? अरे सही गलत का फर्क तो समझिए। हम पांचों लास्ट बार बोल रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। चाहे जो करना है कर लीजिए। ठीक है, तो हमने भी फैसला ले लिया है। क्यों भाइयों? अब देखो, ये बोलते ही उसके चारों भाई उसका इशारा समझ जाते हैं और पांचों भाई एक साथ अपनी पत्नियों को खंजर भोंक कर मार डालते हैं।
आखिर ये पांचों पति या पत्नी किस बात पर बहस कर रहे थे और क्यों इन्होंने अपनी पत्नियों को मार डाला? पूरी बात क्या थी, यह जानने के लिए हमें कहानी में उस समय पीछे जाना होगा। इन सब की शुरुआत एक ढाबे से हुई थी, जहां ये पांचों बहनें नम्रता, रूही, माधवी, पल्लवी, इच्छा मिलकर हाईवे पर ढाबा चलाती थी। ऐसे ही सुबह उठकर इच्छा झाड़ू लगा रही थी, तभी नम्रता कहती है, इच्छा, यार जल्दी से साफ सफाई कर ले, ढाबे पर लोगों का आने का समय हो रहा है। और माधवी, पल्लवी, खाना पक तो रहा है ना? अरे दीदी, आप फिक्र मत करो, सारी सब्जियां तैयार है और आटा गूंद दिया है, बस गरम गरम सेक कर परोसना है ग्राहकों को। और दीदी, मैंने सारी सफाई कर ली, आप टेंशन मत लीजिए। और रूही कहाँ रह गई? दीदी, मैं ये रही, कुएं से पानी लेने गई थी, तो इन लोगों की कार खराब हो गई और इन्हें भूख भी लग रही है, तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग आइए ना, खाना खाइए। इतनी सुबह सुबह आपने खाना तैयार कर लिया सारा? अरे हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, खाना तैयार है, आप लोग बैठिए और बता दीजिए क्या क्या लाना है। हाँ, आपका जो भी बेस्ट थाली हो वो ले आइए। ये सुनकर पांचों बहनें उनका अच्छे से आदर सत्कार करके खाना परोस देती हैं, जिसे खाकर वो खुश होकर ढाबे से चले जाते हैं और एक के बाद एक उनके ढाबे पर लोग आते रहते हैं। 2 दिन बाद एक गाड़ी से पांचों भाई निकलकर आकर कहते हैं, अजी जरा हम 5 भाइयों के लिए बढ़िया सा खाना लगा दीजिए। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम अभी लाते हैं। कुछ देर में पांचों बहनें खाना लेकर जब टेबल पर पहुंचती हैं, तो पांचों भाई अपनी अपनी पसंद की लड़की को ताड़ने लगते हैं और कहते हैं, अरे यहाँ पर एक भी मेल वर्कर नहीं है, आप पांचों इस ढाबे को चलाती हैं क्या? आपने बिल्कुल सही समझा, हम पांचों बहनें ही इस ढाबे को चलाने के लिए सक्षम हैं। अरे आपका दाल मखनी तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाया? जी, ये दाल मखनी मैंने बनाई है। अरे वाह, आप जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतनी ही आप अच्छा खाना भी बनाती हैं। अरे नान खत्म हो गया, आप और लेकर आएंगी क्या? जी जी बिल्कुल। ये बोलकर जब पल्लवी रोटी उसे परोसती है, तो सुमित उसका हाथ छू लेता है और आंख मारकर कहता है, जादू सिर्फ आपकी बहन के हाथ में ही नहीं, आपके हाथ में भी है। पांचों बहनों के सच में आप सारी अकेली रहती हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आप सबने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था, ये लीजिए पैसे, हाँ अब चलते हैं। ये कहकर वो पांचों भाई चले जाते हैं और रोज रोज बहाने से उनके ढाबे पर आने लगते हैं। भाई मैं कह रहा था, हम पांचों भाइयों को वो पांचों बहनें पसंद है और उनका इतना मशहूर ढाबा भी है। अगर हमने उस ढाबे को बेचा तो लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा। क्या कहते हैं, आप उनसे शादी कर ले? तूने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी वो पांचों गवार सी हैं, हमारी चालाकी को समझ नहीं पाएंगी। पांचों लड़के उन पांचों बहनों को अपनी मीठी पीठी बातों में फंसाकर उनसे शादी कर लेते हैं और शादी का ढोंग रचाते हैं। पैसों के लालच में वो ढाबे पर उनकी कभी कभार मदद कर दिया करते थे। जब ग्राहक आते हैं तो विवेक कहता है, अरे नम्रता, पल्लवी, ग्राहक आए हैं, इसे 2 थाली लगाओ इनके लिए। जी अभी लाई। पांचों भाई उनके ढाबे के पैसों से अय्याशी करके नशा करते थे, पैसे उड़ाते थे और डांस बार जाकर एक लड़की का डांस देखते थे, जिस पर फिदा होकर वो उसे अपने ढाबे पर ले आते हैं और कहते हैं, मोहिनी, तुम जानती हो ना, तुम्हारे डांस की वजह से ही हमने तुम्हें यहाँ लाए। अब यहाँ इतना अच्छा डांस करना कि तुम्हारे डांस से लोग इस ढाबे पर खींचे चले आए। अरे मन्ने मोहिनी, कहे मोहिनी, हमारा डांस ऐसा है कि जलवे दिखावे है। तभी मोहिनी ढाबे के बाहर डांस करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर चलती फिरती गाड़ी के लोग ढाबे पर आते हैं। ये देखकर पांचों बहनें कहती हैं, केशव, विवेक, जीजू, ये सब क्या है? यहाँ लोग अब खाना खाने कम और डांस देखने ज्यादा आ रहे हैं। आप इस लड़की को हमारे ढाबे के बाहर क्यों न जा रहे हैं? हमारा ढाबा कोई कोठा थोड़ी है जो आप इस लड़की को लेकर आ गए। हम अपनी मेहनत की बलबूते पर ढाबा चलाते हैं, प्लीज इसे वापस भेज दीजिए। अरे इसमें क्या बुराई है, उसके आने से देखो कितने लोग आ रहे हैं। खाना न सही, इसके तो पैसे देकर जा ही रहे हैं ना, वो भी ज्यादा। देखिए, मुझे ये बात मंजूर नहीं है, आप इस लड़की को दफा कर दीजिए, वो भी जितना जल्दी हो सके। पांचों बहनें गुस्से में पांचों पतियों को सुना देती हैं, जिससे वो बौखलाए हुए उनके पति कहते हैं, इन पांचों ने हमारी तौहीन की है, हमें बहुत सुनाया है, मन तो आ रहा है जान ले लो इनकी। अरे सोचना क्या है, मार डालते हैं इन्हें, वैसे भी हमें इनका ढाबा चाहिए था, इन्हें मारने के बाद ही हमारा कब्जा है उस पर। बिल्कुल सही भाई। पांचों भाई उन्हें सुनसान जगह लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो लड़की यहाँ आ जाएगी तो अच्छा ही होगा सब। आपको एक बार समझ आती नहीं है क्या? और वैसे भी हमने आप लोगों को उस लड़की के साथ कई बार देखा है,
उसके साथ ठुमके लगाते हुए। वो आप पांचों को छूती है, हम बहनों पर क्या गुजरती है तब? हम आपकी पत्नियां हैं। कौन सी पत्नी? हम पांचों भाइयों को तुमसे कभी प्यार ही नहीं हुआ था। ये सब सिर्फ तुम्हारे ढाबे पर कब्जा जमाने के लिए था, जो कि अब हमें मिल जाएगा। इसका मतलब आप सबने हमें धोखा दिया? हाँ बिल्कुल, जो हम चाहते थे हमने वही किया, तुम सबको धोखा दिया। और अब हम लोगों को तुम पांचों की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही पांचों पति अपनी पत्नियों को मारकर चल देते हैं और एक आदमी को ढाबा बेचने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी पांचों बहनें चुड़ैल बनकर लौटते हुए कहती हैं, हमारे पतियों ने हमें धोखा दिया, उसका बदला तो लेना ही होगा दीदी। तुमने ठीक कहा, इन पांचों को छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने हमारे ढाबे और हमारे प्यार के साथ जो किया, उसका हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा इन्हें। तो चलिए। ये कहते ही पांचों बहनें अपने ढाबे पर पहुंच जाती हैं, जहां एक आदमी ढाबे को तोड़ने ही जा रहा था। तभी पांचों चुड़ैलें उसे मार कर कहती हैं, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ढाबे को तोड़ने की? चुड़ैल, वो भी 5-5। मुझे माफ कर दो, मुझे मारना मत। ये ढाबा तो मैंने खरीदा है 50 लाख में, उन 5 लड़कों से लेकर। सुना दिया आपने, उन्होंने ये बेच दिया है, उन्हें खत्म ही करना होगा। हाँ चलो। सुन बे टकले, अगर दोबारा इस दरवाजे पर आया तो तू जिंदा बचने के काबिल नहीं होगा। चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर वो पांचों चुड़ैल अपने ढाबे को तोड़ने से बचा लेती हैं और उन पांचों भाइयों को ढूंढकर मार डालती हैं और कहती हैं, हम मारना नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे साथ ये किया है, उसका हर्जाना तो भुगतना ही था। इन्होंने सोचा कि हमारे ढाबे को हमसे छीन लेंगे। नहीं, हम अपने ढाबे को दोबारा चलाएंगे। दीदी, इन पांचों की लाश नदी में फेंक देते हैं। हाँ, फेंक दो। पांचों बहन अपने धोखेबाज पतियों की लाश को नदी में फेंक देती हैं, जिसके बाद अपना रूप बदलकर अपने ढाबे को वो फिर से चलाती हैं, जहां सभी लोग पेट भरकर खाना खाया करते थे।